गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपको धातुओं में विद्युत चालक के बारे में हमने पढ़ाया था कि धातुओं में विद्युत चालन कैसे होता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे अर्धचालकों में विद्युत चालन के बारे में कि अर्धचालक में विद्युत का चालन कैसे होता है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अर्धचालकों में विद्युत चालन। तो ध्यान दीजिए, अर्धचालक में संयोजक बैंड और चालक बैंड के मध्य अंतराल कम होता है। ठीक है, तो जो आप बैंड पढ़ रहे थे उसमें अगर अर्धचालक है तो संयोजक बैंड और चालक बैंड के बीच में जो गैपिंग होता है वह बहुत कम होता है। ठीक है, अतः कुछ इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में लांघ सकते हैं और अल्प चालकता दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि चालक बैंड और संयोजक बैंड के मध्य में जो अंतराल है वो काफ़ी कम है, जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वह चालक बैंड में पहुंच जाते हैं, लांघ सकते हैं और अल्प चालकता दिखा सकते हैं। ठीक है, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालकों में विद्युत चालकता बढ़ती है क्योंकि अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में जा सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, तो अर्धचालक की चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन जो हैं वह चालक बैंड में पहुंच जाते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, आइए इसका उदाहरण देखते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे पदार्थ इस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अर्धचालक का जो गुण है वो कैसे पदार्थ दिखाते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे पदार्थ जो हैं इस तरह के गुण दिखाते हैं तथा इन्हें नैज अर्धचालक कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताया गया कि अर्धचालकों में जो है संयोजी बैंड, ठीक है, जिसे पूरित बैंड कहते हैं, और चालक बैंड अर्थात रिक्त बैंड के बीच की जो गैपिंग होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वह चालक बैंड में पहुंच जाते हैं, लेकिन इनकी चालकता क्या होती है? बहुत कम होती है। जब इनको गर्म करते हैं, इनको ताप दिया जाता है, ठीक है, तो इसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है क्योंकि अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन जो हैं वह चालक बैंड में पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस तरह के पदार्थ का उदाहरण है सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो इस तरह का व्यवहार दिखाते हैं और इन्हें हम नैज अर्धचालक कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, इन नैज अर्धचालकों की चालकता व्यवहारिक उपयोग के लिए बहुत ही कम होती है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो नैज अर्धचालक हैं, जैसे आपने देखा सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनकी जो चालकता होती है उसका हम व्यवहारिक रूप से यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह मान बहुत कम होता है। नैज अर्धचालकों की चालकता व्यवहारिक उपयोग के लिए बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो इसकी चालकता बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसकी चालकता बढ़ाने के लिए इसमें अशुद्धि मिलाया जाता है। उचित अशुद्धि को उपयुक्त मात्रा में मिलाने से इनकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो नैज अर्धचालक हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनकी चालकता कम होती है जिसका हम व्यवहारिक रूप से यूज नहीं कर सकते हैं। तो इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें उचित अशुद्धि मिलाते हैं, उचित मात्रा में इसमें अशुद्धि मिलाते हैं जिससे इनकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो उचित अशुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया को अपमिश्रण कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। ठीक है, इस विधि को अपमिश्रण कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। अपमिश्रण उस अशुद्धि द्वारा किया जा सकता है जो नैज अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम की तुलना में इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन न्यून हो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो नैज अर्धचालक है अर्थात सिलिकॉन जर्मेनियम, इसमें जो अपमिश्रण आप कर रहे हैं, जो डोपिंग कर रहे हैं, तो आपको ऐसा इसमें पदार्थ मिलाना है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सिलिकॉन और जर्मेनियम से या तो अधिक हो या तो कम हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन धनी हो या फिर इलेक्ट्रॉन न्यून हो। ठीक है, तो अपमिश्रण उस अशुद्धि द्वारा किया जा सकता है जो नैज अर्धचालक सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम की तुलना में इलेक्ट्रॉन धनी हो, या तो इलेक्ट्रॉन की उनकी अधिकता हो या फिर इलेक्ट्रॉन न्यून हो या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ऐसी अशुद्धियों से उनमें इलेक्ट्रॉनीय दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ऐसी अशुद्धियों मिलाने से उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है,
तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिलाने से क्या परिवर्तन होगा। तो पहला है आपका इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ। तो इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों के बारे में देखते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम आवर्त सारणी के 14वें वर्ग से संबंधित हैं। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं वो आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखे गए हैं? 14वें वर्ग में रखे गए हैं। ठीक है, और प्रत्येक में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रत्येक के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्रिस्टलों में इनका प्रत्येक परमाणु अपने निकट परमाणुओं के साथ 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो आवर्त सारणी के 14वें वर्ग से संबंधित है और प्रत्येक में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? प्रत्येक के बाहरी कक्षा में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने निकट के, ठीक है, जो अपने निकट के 4, ठीक है, 4 परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजक बंध बनाते हैं, जो अपन निकट के 4 संयोजक परमाणुओं से बंध बनाते हैं। देखें ध्यान से फिगर, यह आपका जो है फिगर है, इसमें आप देख रहे हैं यह सिलिकॉन एटम है, सिलिकॉन के एटम है। इनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वह इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपने अगल बगल के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों से मिलकर सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, अर्थात जो चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों जो है बंध बनाने में भाग ले लेते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि क्रिस्टल में इनका प्रत्येक परमाणु अपने निकटस्थ परमाणुओं के साथ 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। जब 15वें वर्ग के तत्व जैसे फास्फोरस अथवा आर्सेनिक, जिनमें 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो जब इसमें 15वें वर्ग के तत्व को मिलाया जाता है, जैसे फास्फोरस या आर्सेनिक को, तो इनके बाहरी कक्षा में 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जब इनको अब मिश्रित किया जाता है तो सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के क्रिस्टल के कुछ जालक स्थलों में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब जो है फास्फोरस या आर्सेनिक मिलाएंगे, डोपिंग करेंगे, तो फास्फोरस आर्सेनिक की संयोजकता कितनी है? 5 है, क्योंकि इसमें 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं। और जब इनको आप मिलाएंगे तो सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के क्रिस्टल में कुछ जालक स्थल में आ जाएंगे। सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के क्रिस्टल में कुछ जालक स्थलों में आ जाते हैं। जैसे फिगर में देखें ध्यान से, ये देखें, जब आप इसमें, ठीक है, जब आप इसमें क्या मिलाएंगे? फास्फोरस मिलाएंगे या आर्सेनिक मिलाएंगे, जिसकी संयोजकता कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, तो जब आप 5 संयोजकता वाले मिलाएंगे परमाणु को, तो उससे क्या होगा? 4 जो होगा आर्सेनिक या फास्फोरस का, वह सिलिकॉन के साथ बंध बना लेगा। 4 जो होगा वह सिलिकॉन के 4 परमाणुओं के साथ बंध बना लेगा, लेकिन जो आर्सेनिक का 5वां इलेक्ट्रॉन होगा वह फ्री होगा, जिसे मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और यह जो है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और जो चालकता दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। आइए फिर समझते हैं। जब 15वें वर्ग के तत्व जैसे फास्फोरस अथवा आर्सेनिक, जिनमें 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, को अब मिश्रित किया जाता है, तो यह सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के क्रिस्टल में कुछ जालक स्थलों में आ जाते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम अगर हो क्रिस्टल में तो कहाँ चले जाएंगे? जालक स्थल में आ जाएंगे। 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन का उपयोग 4 सन्निकट सिलिकॉन परमाणुओं के साथ 4 सहसंयोजक बंध बनाने में होता है। ठीक है, तो जो फास्फोरस या आर्सेनिक आप मिलाए हैं, उसका 4 इलेक्ट्रॉन जो है वह सिलिकॉन के 4 परमाणुओं के साथ बंध बना लेगा, जबकि जर्मेनियम या फास्फोरस का जो 5वां इलेक्ट्रॉन होगा वह क्या होगा? विस्थानित हो जाता है, मोबाइल हो जाता है। 5वां अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन विस्थानित हो जाता है। यह विस्थानित इलेक्ट्रॉन अपमिश्रित सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम की चालकता में वृद्धि करते हैं। ठीक है,
तो यह जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक हैं, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो है, यही आपका मोबाइल इलेक्ट्रॉन का काम करेगा और यही जो है सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम की चालकता में वृद्धि करते हैं। ठीक है, यहाँ चालकता में वृद्धि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। चालकता में वृद्धि जो है वह ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अतः इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि से अपमिश्रित सिलिकॉन को n प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि हुई है, तो इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि से अपमिश्रित सिलिकॉन को क्या कहेंगे? n प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो यह था आपका इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ। ठीक है, इसमें आपने देखा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है आवर्त सारणी के 14वें वर्ग में संबंधित है और प्रत्येक के पास 4 सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने अगल बगल के 4 परमाणुओं के साथ 4 सहसंयोजक बंध बना के जुड़े होते हैं। जब इसमें 15वें वर्ग के तत्व जैसे फास्फोरस या आर्सेनिक को मिलाते हैं, जिनकी संयोजकता 5 होती है, जिनके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यह सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल के में आते हैं और फास्फोरस या आर्सेनिक के चारों इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन या जर्मेनियम के चारों इलेक्ट्रॉन से बंध बना लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो होगा फास्फोरस या आर्सेनिक का वह मुक्त हो जाता है। ठीक है, जिसे मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, विस्थानित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और यह जो है सिलिकॉन या जर्मेनियम की चालकता में वृद्धि करता है। ठीक है, चूंकि यह चालकता में वृद्धि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, अतः इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि से अपमिश्रित सिलिकॉन को n प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है, तो यह हो गया इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ मिलाने पर क्या होता है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियों को मिलाते हैं तो क्या होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम को वर्ग 13 के तत्व, सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम को वर्ग 13 के तत्वों जैसे बोरान, एल्युमिनियम अथवा गैलियम के साथ भी अपमिश्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में है वर्ग 13 के तत्वों को भी मिला सकते हैं, जैसे बोरान, एल्युमिनियम या गैलियम को मिश्रित किया जा सकता है, डोपिंग किया जा सकता है, जिनमें केवल 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? केवल 3 होते हैं। वह स्थान जहाँ चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इलेक्ट्रॉन रिक्ति या इलेक्ट्रॉन छिद्र कहलाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो वर्ग 13 के तत्व हैं बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, जब इनको आप सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाएंगे तो इनके पास तो 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन है, तो यह 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन से बंध बना लेंगे, जबकि चौथा जो जगह है वह खाली रह जाएगा। चौथा स्थान जो है वो इलेक्ट्रॉन का खाली रह जाता है, उसे इलेक्ट्रॉन रिक्ति या इलेक्ट्रॉन छिद्र कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन होल कहा जाता है। ठीक है, जैसे यह है आपका फिगर जिसमें आप देख रहे हैं कि यह आपने बोरान मिलाया है। ठीक है, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है लेकिन बोरान के पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन है। यह बोरान का 3 इलेक्ट्रॉन जो है अपने अगल बगल के सिलिकॉन के 3 परमाणुओं के साथ बंध बना लेगा। ठीक है, लेकिन यह बोरान का, यह सिलिकॉन का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो बोरान के पास चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो वह स्थान क्या हो जाएगा? खाली रह जाएगा। ठीक है, जिसे इलेक्ट्रॉन छिद्र कहेंगे, पॉजिटिव होल कहेंगे। यह पॉजिटिव होल किसके कारण बना है? नो इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण यह होल तैयार हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से यह, ठीक है, पॉजिटिव होल बना है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण बना है, इसलिए इसको पी टाइप अर्धचालक कहा जाता है। तो ध्यान से समझें स्टूडेंट्स। तो इसमें आपने देखा कि वह स्थान जहाँ चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं होता इलेक्ट्रॉन रिक्ति या इलेक्ट्रॉन छिद्र कहलाता है। निकटवर्ती परमाणु से इलेक्ट्रॉन आकर इलेक्ट्रॉन छिद्र को भर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का खाली जगह है उसको भरने के लिए, ठीक है, निकटवर्ती परमाणु से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, लेकिन जब निकटवर्ती परमाणु से इलेक्ट्रॉन छिद्र को भरने के लिए आएगा तो जहाँ से वो आएगा उस जगह पे फिर इलेक्ट्रॉन छिद्र बन जाएगा, फिर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जगह खाली हो जाएगा। ठीक है, तो निकटवर्ती परमाणु से इलेक्ट्रॉन आकर इलेक्ट्रॉन छिद्र को भर सकता है, परंतु ऐसा करने पर वह अपने मूल स्थान पर इलेक्ट्रॉन छिद्र छोड़ देता है।
ठीक है, अपने मूल स्थान पर क्या हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा। यदि ऐसा हो तो यह प्रतीत होगा कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन छिद्र जिस इलेक्ट्रॉन द्वारा यह भरा गया है उसके विपरीत दिशा में चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जब 3 संयुक्ता वाले परमाणु को हम मिलाएंगे, डोपिंग करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन का जगह क्या होगा, खाली रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन छिद्र बन जाएगा। ठीक है, और उसको भरने के लिए जब अगल बगल के इलेक्ट्रॉन आएंगे तो जहाँ से आएंगे वहाँ पर फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन छिद्र बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जगह खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन छिद्र जिस इलेक्ट्रॉन द्वारा यह भरा गया है उसके विपरीत दिशा में चल रहा है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन छिद्रों में से धनावेशित प्लेट की ओर चलेंगे। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन हैं वह इलेक्ट्रॉन छिद्रों में से धनावेशित प्लेट की ओर चलेंगे, परंतु ऐसा प्रतीत होगा जैसे इलेक्ट्रॉन छिद्र धनावेशित हैं और धनावेशित प्लेट की ओर चल रहे हैं। इस प्रकार के अर्धचालकों को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। सिलिकॉन या जर्मेनियम परमाणु में जो निज अर्धचालक हैं, शुद्ध अर्धचालक है, उसमें जब डोपिंग किया जाता है तो जब आप 5 संयुक्ता वाले परमाणु मिलाएंगे, ठीक है, तो किस तरह के अर्धचालक तैयार होंगे, n प्रकार के अर्धचालक होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी और वही इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील इलेक्ट्रॉन विद्युत का चालन करेंगे। लेकिन जब सिलिकॉन या जर्मेनियम के परमाणु में आप 3 संयुक्ता वाला परमाणु ऐड करेंगे जैसे बोरान, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन छिद्र बनेगा और पी प्रकार का अर्धचालक तैयार होगा। इसी इलेक्ट्रॉन छिद्र को भरने के लिए ठीक है, बगल के परमाणु से इलेक्ट्रॉन आएगा। जब वह इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो अपनी जगह पर फिर छिद्र उत्पन्न कर देगा। तो इस तरह से छिद्र जो है वह बढ़ता रहेगा और ऐसा लगेगा कि छिद्र जो है धनावेशित प्लेट की ओर चल रहा है, परंतु ऐसा प्रतीत होगा जैसे इलेक्ट्रॉन छिद्र धनावेशित है और ऋणावेशित प्लेट की ओर चल रहा है। इस प्रकार के अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि n प्रकार और p प्रकार के अर्धचालक का क्या यूज होता है। ठीक है, अभी तक आपने देखा कि n प्रकार और p प्रकार के अर्धचालक कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब इसका क्या यूज है इसके बारे में पढ़ते हैं। n प्रकार और p प्रकार के अर्धचालकों के विभिन्न संयोजनों को इलेक्ट्रॉनिक अवयव बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि n प्रकार और p प्रकार के अर्धचालक के विभिन्न कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाने में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक अवयव बनाने में किया जाता है। ठीक है, डायोड n प्रकार और p प्रकार के अर्धचालकों का एक संयोजन है। ठीक है, यह जो डायोड होता है वो किससे कैसे बनता है, n प्रकार और p प्रकार के अर्धचालकों को मिला के डायोड तैयार किया जाता है। ठीक है, डायोड n प्रकार और p प्रकार के अर्धचालकों का एक संयोजन है और परिशोधक के रूप में उपयोग किया जाता है। डायोड का उपयोग परिशोधक के रूप में करते हैं जिसे n और p प्रकार के अर्धचालकों को मिलाकर बनाया जाता है। ट्रांजिस्टर एक प्रकार के अर्धचालकों की, ठीक है, परत को अन्य प्रकार के अर्धचालक की 2 परतों के मध्य अंत दबिन सैंडविच करके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ट्रांजिस्टर भी इन n और p प्रकार के अर्धचालकों से बनाते हैं, जिसमें एक प्रकार के अर्धचालक को 2 परतों के बीच में क्या करते हैं, दबाते हैं। ठीक है, 2 अर्धचालकों को अगल बगल लगाते हैं और बीच में एक अर्धचालक की परत को दबा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांजिस्टर तैयार होता है। ट्रांजिस्टर एक प्रकार के अर्धचालकों की परत को अन्य प्रकार के अर्धचालकों की 2 परतों के मध्य अंतर्दबिन अर्थात सैंडविच करके बनाए जाते हैं, जैसे NPN और PNP। जैसे इसमें NPN ट्रांजिस्टर हो गया जिसमें एक को दबाएंगे अगल बगल से 2 अर्धचालकों के द्वारा, और दूसरा होता है PNP प्रकार के ट्रांजिस्टर को रेडियो अथवा श्राव्य संकेतों के पहचान और प्रवर्धन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि NPN या PNP ट्रांजिस्टर का उपयोग जो है वह कहाँ किया जाता है, रेडियो में अथवा श्राव्य संकेतों के पहचान और प्रवर्धन में किया जाता है। सौर सेल
एक दक्ष फोटोडायोड है जिसका उपयोग प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो सेमीकंडक्टर है आपके अर्धचालक है, उसका उपयोग जो है सौर सेल में भी किया जाता है। सौर सेल एक दक्ष फोटोडायोड है जिसका उपयोग कहाँ करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन वर्ग 14 के तत्व हैं। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन कहाँ के तत्व हैं, वर्ग 14 के तत्व हैं। अतः इनकी अभिलाक्षणिक संयोजकता 4 है तथा 4 बंध बनते हैं जैसे हीरे में। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन किस वर्ग का तत्व है, 14वें का तत्व है, और इसकी अभिलाक्षणिक संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, और ये 4 बंध बनाते हैं जैसे हीरे में भी होता है। वर्ग 13 और 15 अथवा वर्ग 12 तथा 16 के तत्वों के सम्मिश्रण से अनेक प्रकार के ठोस पदार्थ बनाए गए हैं जिनकी औसत संयोजकता गैलियम या सिलिकॉन के समान 4 है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वर्ग 13 और 15, ठीक है, अथवा 12 और 16 के तत्वों को मिलाकर अनेक प्रकार के ठोस बनाए गए हैं जिसकी औसत संयोजकता गैलियम और सिलिकॉन के समान 4 होती है। इनमें से वर्ग 13 और 15 के विशिष्ट यौगिक INSB, ALP तथा GAS है। ठीक है, तो वर्ग 13 और 15 को मिलाकर विशिष्ट यौगिक तैयार किए गए हैं INSB, ALP और GAS। ठीक है, GAS अर्थात गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालक त्वरित प्रतिसंवेदी होते हैं। जो गैलियम आर्सेनाइड को मिला के अर्धचालक बनाया जाता है वह क्या होते हैं, त्वरित प्रतिसंवेदी होते हैं। ठीक है, यह तेजी से सूचना देते हैं। इन्होंने अर्धचालक युक्तियों के निर्माण में क्रांतिकारी हलचल ला दी है। ठीक है, जो गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक है वह बहुत फास्ट वर्क करता है जिसके कारण अर्धचालक युक्तियों के निर्माण में क्या हो गया है, क्रांतिकारी आ गया है, हलचल उत्पन्न हो गया है। जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेनियम, ठीक है, तथा SGT वर्ग 12 और 16 के यौगिकों के उदाहरण हैं। इन यौगिकों में बंध पूर्णतया संयोजक नहीं होते हैं तथा इनके आयनिक गुण उनमें उपस्थित दोनों तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इन यौगिकों में जो है बंध जो है कंप्लीट नहीं होते हैं, जो बंध जो है 100% कोवैलेंट नहीं होते हैं, सहसंयोजक नहीं होते हैं। इनमें आयनिक गुण पाया जाता है। इन यौगिकों में बंध पूर्णतया सहसंयोजक नहीं होते हैं तथा इनके आयनिक गुण इनमें उपस्थित दोनों तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करते हैं। ठीक है, यह जानना बहुत रोचक होगा कि संक्रमण धातु ऑक्साइडों के वैद्युतीय गुणों में बहुत अधिक अंतर होता है। ठीक है, जो संक्रमण धातु हैं उनके ऑक्साइडों के वैद्युतीय गुणों में क्या होता है, बहुत अधिक अंतर होता है। TiO, CrO2 और ReO3 धातु के समान व्यवहार करते हैं चालकता में तथा दिखने में ReO3 कॉपर धातु की तरह प्रतीत होता है। अगर चालकता की बात किया जाए और दिखने की बात किया जाए तो ReO3 कैसा दिखेगा, तांबे की तरह दिखेगा, कॉपर धातु की तरह प्रतीत होता है। इसी तरह से कुछ अन्य ऑक्साइड जैसे VO, VO2, VO3, TiO3, ठीक है, के धात्विक और रोधी गुण ताप पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो यौगिक हैं VO, VO2, VO3, TiO3 के धात्विक एवं रोधी गुण ताप पर निर्भर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा N प्रकार और P प्रकार के अर्धचालक का उपयोग। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण अर्धचालक जो क्रांतिकारी हलचल ला दिया था गैलियम आर्सेनाइड के बारे में। गैलियम आर्सेनाइड जो है एक त्वरित प्रतिसंवेदी अर्धचालक है, बहुत तेजी से वर्क करता है। इसके अलावा आपने देखा कि ReO3 जो है, ठीक है, यह दिखने में कॉपर धातु की तरह प्रतीत होता है और इसकी चालकता भी कॉपर धातु की तरह होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य ऑक्साइड भी होते हैं जैसे VO, VO2, V3, TiO3 के धात्विक एवं रोधी गुण ताप पर निर्भर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें चुंबकीय गुण के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।